Good morning, good afternoon, good evening everyone. Welcome to YMS Educare. I am Lokesh Shetty, your physics tutor. And आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक स्टडी करेंगे. ये चैप्टर आपके पूरे फिजिक्स कोर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर में मैं आपको पूरे फिजिक्स में जो बेसिक टर्म्स, जो बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे वो एक्सप्लेन करूंगा, और वो चीज आपको पूरे साल बहुत हेल्प करेंगी. ओके, सो रोटेशनल डायनामिक्स जो चैप्टर है वो आपको बोर्ड्स में 5 मार्क्स के लिए विदाउट ऑप्शन आएगा और 7 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन आएगा. मतलब चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ये चैप्टर छोड़ना चाहिए. ओके, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो ये चैप्टर को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वालों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था. अगर आप लोगों को याद है वो 2 टॉपिक्स के नाम, तो पहला टॉपिक था सर्कुलर मोशन, और दूसरा टॉपिक था रोटेशनल मोशन. हम लोगों को एक छोटा सा डिफरेंस याद रखना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन? जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करेंगे उसमें हम लोग सिर्फ पार्टिकल की स्टडी करेंगे. स्टडी ऑफ पार्टिकल, या तो आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ पार्टिकल, या फिर बोल सकते हो इसमें जो डिस्कशन होने वाला है मोशन से रिलेटेड वो सिर्फ पार्टिकल के ऊपर करेंगे, बॉडी के ऊपर नहीं करेंगे. ठीक है. और अगर मैं बात करूं रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में हम लोगों को बॉडी के बारे में डिस्कशन करना है. मतलब स्टडी ऑफ बॉडी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि आप एक फैन को देख रहे हो और फैन अभी फिलहाल घूम रहा है, तो जब आप बोलते हो फैन घूम रहा है तो वो एग्जाम्पल होगा रोटेशनल मोशन का. पर अगर आप लोग फैन के ब्लेड्स को देखोगे और ब्लेड्स के भी टिप को देखोगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने आप लोगों के सामने एक फैन बनाया, अज्यूम करना है आप लोग को ये एक फैन है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद आप लोग मेरे भी फैन बन जाओगे. तो अज्यूम करते हैं ये एक फैन है. अगर मैं बोल रहा हूं कि ये फैन इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, फैन घूम रहा है, रोटेशनल मोशन. पर अगर अभी आप लोग को नजर किस पे डालनी है, इस ब्लेड के टिप पे. ये आपकी ब्लेड है, इस ब्लेड की टिप को देखो आप लोग. ये टिप जब घूमेगी, ये टिप क्या परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर मोशन. तो लास्ट ईयर ये दोनों चैप्टर अलग अलग थे, पर इस साल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वालों ने इस चैप्टर को कंबाइन कर दिया है, जिसका नाम इन लोगों ने रोटेशनल डायनामिक्स रखा है. और तो आधे चैप्टर में हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, तो आधे चैप्टर में हम लोग सर्कुलर मोशन की स्टडी करेंगे और आधे चैप्टर में रोटेशनल मोशन की. अगर आप लोग ये वीडियो 2021 में देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का पोर्शन ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया गया है. इसका मतलब आप अगर 2020 में ध्यान दोगे तो अभी अभी कोरोना पैंडेमिक गया, तो कोरोना पैंडेमिक की वजह से आप लोग का पोर्शन डिक्रीज कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है. पोर्शन कंप्लीट कराने की जब मैं बात करता हूं तो हम लोग हर एक टॉपिक, हर एक आर्टिकल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. पर आपको वही टॉपिक्स को स्टडी करना है, पढ़ना है जो आपके बोर्ड्स में है. वाइल टीचिंग मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप लोगों को ये टॉपिक एग्जाम में है या नहीं है. ओके, सो आप लोगों को सिर्फ इस चैनल पे आके जो हम लोग सिखा रहे हैं उसको अच्छे से स्टडी करना है, और हो सके तो बीच बीच में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इससे फायदा ये होगा आप लोगों को, इनकेस अगर आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है वो भी आपका हो जाएगा. तो बिना
टाइम को वेस्ट किए, चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला पार्ट है वो है सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन ही पूरे टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे पहली बार। तो सर्कुलर मोशन स्टडी करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोग को समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। सर्कुलर मोशन, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? फर्स्ट थिंग, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन, इस चीज को मैं रब कर देता हूं ताकि हम लोग के पास थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाए। अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो ये पार्ट भी मैं रब कर दे रहा हूं, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। आज मैं आप लोग के सामने सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी पे ही बात करूंगा, जो आपको आने वाले क्लासेस में, आने वाले लेक्चर्स में हेल्प करेंगे आगे की चीजों को इजीली अंडरस्टैंडिंग में। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग कुछ खास करते नहीं है। जैसे अगर मैं आप लोग को बोलूं कि लीनियर मोशन क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ बॉडी नहीं, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो गया? लीनियर मोशन। ये क्या हो गया? लीनियर मोशन। ऐसे ही आप लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन भी सुना होगा। व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, पार्टिकल नहीं। पार्टिकल चलेगा लीनियर मोशन, बॉडी चलेगी रोटेशनल मोशन। सही बोला मैंने? नहीं, बॉडी रोटेशनल मोशन नहीं, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे आपको याद क्या रखना है? अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो ट्रांसलेशनल मोशन, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो लीनियर मोशन। वेरी गुड। तो अब स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या होगा? देखो, मोशन है मतलब एक बॉडी यहां पे घूमने वाली है, पर किस चीज के अराउंड घूम रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी क्या है? मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब मैं लिख देता हूं यहां पे डेफिनेशन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द circumference of a circle। मतलब आपका पार्टिकल एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे घूम रहा है। ओके, पर ये भी याद रखना है उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे घूमते टाइम एक सेंटर भी होना चाहिए। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग के सामने एक सर्कल बनाया। मैं अज्यूम करता हूं यहां पे एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन ए है, और यहां पे एक सेंटर भी अज्यूम कर ले रहा हूं मैं। इस सर्कल का सेंटर होता है सी। इस सर्कल का सेंटर क्या है? सी। तो इस सेंटर के अराउंड ये पार्टिकल क्या करेगा? घूमेगा। ये पार्टिकल सेंटर के अराउंड घूम रहा है, इसी को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। डेफिनेशन, ये पार्टिकल का मोशन है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस पे ही घूमेगा। Motion of a particle along the circumference of a circle is known as circular motion, is known as circular motion। ये पहला डेफिनेशन था। अब एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे और इजी हो जाएगा समझने के लिए। देखो, यहाँ पे एक चीज घूम रही है और एक चीज रेस्ट पे। तो मैं सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूं, मोशन ऑफ अर्थ। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। दैट इज, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या देखा हम लोगों ने? तो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। मतलब अगर मैं इसको अर्थ अज्यूम कर लूं और इसको सन, तो मुझे तो मालूम है अर्थ घूमती है किसके अराउंड? सन के अराउंड। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया आपका। सेकेंड एग्जाम्पल आप सेम ले सकते हैं, ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। सेम इन द सेंस आप बोल सकते हैं यहां पे मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ। सो मून भी
अगर मैं एज्यूम करूं ये मून है, ये अपना अर्थ है, अर्थ के आसपास भी तो कोई घूम रहा है, कौन घूम रहा है, मून घूम रहा है, तो ये सेंटर और ये सरकमफेरेंस पे घूम रहा है। ये भी एग्जाम्पल हो गया आपका किसका, सर्कुलर मोशन का। और कोई एग्जाम्पल है? हाँ है, थर्ड एग्जाम्पल। आप लोग को ये भी मालूम होगा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोटॉन्स के अराउंड घूमते हैं। प्रोटॉन्स कहां पे है, न्यूक्लियस में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द स्टेशनरी न्यूक्लियस, अराउंड द स्टेशनरी न्यूक्लियस। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए सर्कुलर मोशन के, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको देते जाऊंगा और पूरी रात निकल जाएगी। तो इन एग्जाम्पल्स पे इतना फोकस नहीं करना है, बस हमें समझना है कि नेचर में क्या क्या चीजें हैं जो जिसको हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। आगे मैं लिख देता हूं एक दो एग्जाम्पल, जैसे मोशन ऑफ जायंट व्हील, मोशन ऑफ जायंट व्हील। आप लोग को मालूम होगा जायंट व्हील क्या होता है। जब भी आप मेले में जाते हैं तो मेले में वो जो घूमता है बड़ा सा, मालूम है आपको, नीचे से ऊपर जाते तो मजा आता है, पर ऊपर से नीचे आते टाइम बैंड बज जाती है, राइट। तो वो है आपका जायंट व्हील। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जायंट व्हील कैसा दिखता है। ओके, सो ये जायंट व्हील आपको मालूम ही है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो मजा आ जाता है, पर जैसे ही नीचे आते हो आप, वैसे ही आपकी बैंड बज जाती है। ओके, सो ये एक एग्जांपल हो गया जायंट व्हील का। फिफ्थ एग्जांपल मैं आप लोग के सामने रखने वाला हूं, मोशन ऑफ टिप ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन, ब्लेड्स ऑफ अ फैन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही समझाया था कि आपको नजर कहां पे रखना है, ब्लेड के टिप पे नजर रखना है, ब्लेड के टिप पे नजर रखना है। और ऐसा आपको लगेगा कि वो टिप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, मेरी गो राउंड, वहां पे भी वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे सर्कुलर मोशन के। तो आई होप कि सर्कुलर मोशन क्या होता है अभी के लिए उतना आपको क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग सेकेंड डेफिनेशन की तरफ मूव कर सकते हैं, दैट इज रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर आर बार। आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन को लर्न नहीं करना है, समझना भी है। यहां पे रेडियस वेक्टर की डेफिनेशन मैं आप लोगों को समझाऊंगा और आप लोग ट्राई करोगे घर पे बैठे बैठे कि ये डेफिनेशन ऑन द स्पॉट लर्न हो जाए। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, चलो ट्राई करते हैं। मैंने एक सर्कल ले लिया, सर्कल का एक सेंटर होता है सी। सपोज करो कि मेरे पास एक पार्टिकल पॉइंट ए पे प्रेजेंट है, पॉइंट ए पे प्रेजेंट है, और यहां पे जो रेडियस है वो है आर, वो है R1। मैं इनिशियली इसको R1 बोलता हूं। थोड़े टाइम के बाद आपका पार्टिकल यहां से यहां पे आ गया, दैट इज एट पॉइंट बी। तो ये जो इनिशियल आर्म है अब वो यहां आ चुका है, अब वो यहां आ चुका है। इसको मैं R2 बोल देता हूं। ये R1 और R2 ही आपके रेडियस वेक्टर है, पर आपने इस रेडियस को बनाया कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। जब भी रेडियस ड्रॉ करते हो आप, तब सेंटर से सरकमफेरेंस की तरफ जाते हो। सेंटर से सरकमफेरेंस मतलब अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, टू द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। सो अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, टू द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ये डेफिनेशन है रेडियस वेक्टर का। डायरेक्शन दिखाना भी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी डायरेक्शन हो गई रेडियस वेक्टर की, ये डायरेक्शन हो गई आपकी रेडियस वेक्टर की। तो डेफिनेशन क्या बोला मैंने आप लोगों को, अ वेक्टर ड्रॉन, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द position of particle, position of particle performing
परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म करेगा आपका पार्टिकल? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ये आपकी डेफिनेशन हो गई रेडियस वेक्टर की। किसकी डेफिनेशन हो गई? रेडियस वेक्टर की। अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यहां पे। आपको मालूम है कि एक सर्कल में कितने रेडियस बना सकते हैं हम? आंसर इज इंफिनिटी। तो अगर इस रेडियस का जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इसका भी लेंथ कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर। और जितने भी रेडियस बनाऊंगा सबका लेंथ कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं R1 बार का मैग्नीट्यूड लू और R2 बार का मैग्नीट्यूड लू, वो दोनों बराबर होंगे। दे विल बी इक्वल, दे विल बी इक्वल। बट कैन वी राइट R1 बार इज इक्वल टू R2 बार? कैन वी? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज आप R1 की डायरेक्शन देखो, टू द राइट, और R2 की डायरेक्शन देखो, ये राइट और अप के बीच में जा रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन अलग होगा, इसलिए वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। वेक्टर के फॉर्म में दे आर नॉट इक्वल, बट मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दे आर इक्वल। ओके, तो छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। अब मैं बात करता हूं यहां पे इसकी यूनिट की। देखो, रेडियस वेक्टर इज अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर्स। तो इसको मीटर लिखना है एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में क्या लिखेंगे आप? ये आपको मालूम है, सेंटीमीटर। डिमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ रेडियस वेक्टर क्या होना चाहिए? हमेशा डायमेंशन हम एलएमटी के फॉर्म में लिखते हैं, तो मैं एलएमटी लिख लेता हूं। देखो, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मास की यूनिट केजी होती है, और टाइम की यूनिट सेकेंड्स होती है। तो आपको चेक करना होगा कि जो आपके पास यूनिट प्रेजेंट है उसमें क्या क्या अवेलेबल है आपके पास, और अकॉर्डिंगली आप पावर्स को रेस करते हो। मतलब लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर है क्या? है। मीटर का पावर कितना है? कुछ नहीं है, और जहां कुछ नहीं होता है वहां पे मैथ्स में बोलते हैं 1 होता है, तो ये 1। मास की यूनिट केजी, केजी नहीं है, नहीं है मतलब 0, और टाइम की यूनिट सेकेंड भी नहीं है यहाँ पे, मतलब ये 0। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप सीधा L1 लिख सकते हो। आपको जैसा लिखना लिख सकते हो। और कभी कभी मुझे मालूम है, और पावर 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जहां कुछ नहीं है वहां 1 होता है। तो अलग अलग मेथड्स है मेरे पास इस चीज को रिप्रेजेंट करने के। आपको जो अच्छा लगता है कर सकते हैं आप। पर एंट्रेंस की बात करूं मैं, तो एंट्रेंस के लिए आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, तभी भी आप कोई एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आई होप आप लोगों को रेडियस वेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन, मीनिंग और यूनिट और डिमेंशन समझ में आया। इनकेस अगर आपको डिमेंशन निकालने नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो कि आप लोग को एक सेपरेट वीडियो चाहिए डिमेंशन के लिए, तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको दे देंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी डायमेंशन को और अच्छे से समझने के लिए। और क्योंकि डायमेंशन आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो अगर डायमेंशन आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं आता है तो आप कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको एक वीडियो चाहिए डायमेंशनल एनालिसिस पे, तो हम उसके ऊपर भी एक आपको वीडियो बना के दे देंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज आपकी जो थर्ड डेफिनेशन है। अब से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये सब तो बेसिक चीजें थी, अब आपका मेन टॉपिक्स चालू होगा। जैसे थर्ड टॉपिक है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि हर टॉपिक में हम लोग सर्कुलर मोशन के पार्ट्स को कवर कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन में हम पार्टिकल्स की बात करते हैं। और पार्टिकल्स आप देख सकते हो पार्टिकल्स को, कैन यू? आंसर इज नो। पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, दे आर टाइनी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आर टाइनी पार्टिकल्स। लॉल, दे आर टू टाइनी टू सी। तो अगर आपको उनको देखना है तो माइक्रोस्कोप में भी बहुत मुश्किल होता है। ओके, सो मैं चाहता हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अच्छे समझूं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं। देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा होता है आपका, सिर्फ, ज्यादा कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। थीटा, अगर ये एक बॉडी है, ये बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा मूव की, तो मैं बोलूंगा कि इसमें कुछ एंगल बना है। पर इसके अंदर के पार्टिकल्स
इसके अंदर के पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल ऐसे रखा है मैंने इसको और हल्का सा मूव करा दिया, तो इसके पार्टिकल्स भी हल्का सा मूव करेंगे ना, पर ज्यादा करेंगे ऐसा बोल सकता हूं मैं, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना। अगर ऐसे खड़ा रखा है मैंने, अब मैं बोल रहा हूं ये अभी मूव कर रही है, आप मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि बॉडी आपको कैसे दिख रही है? रेस्ट पे दिख रही है, पर इसके अंदर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं और वो एंगल्स बहुत छोटा छोटा बनाते हैं, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं, ठीक है। तो इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्ट थीटा से भी दिखाते हैं। याद रखना है आपको, आपको कितने थीटा दिखाई देंगे? एक थीटा ऐसा होता है, एक होगा डेल्टा थीटा, एक ये डेल्ट थीटा होगा और एक डी थीटा होगा। हर चीज की मीनिंग अलग अलग है। ये तो नॉर्मल फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट वैल्यू। ये वाला चेंज इन थीटा है। अच्छा, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये स्मॉल चेंज है, इससे थोड़ा सा बड़ा चेंज ये है, पर ये भी स्मॉल चेंज ही है। ओके, हम लोग को डिस्कस करना है इस चीज पे। ये आपका, जैसे आपका फाइनाइट वैल्यू है, थोड़ी बड़ी वैल्यू है, ये आपका फाइनाइट वैल्यू नहीं है, ये है इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल। क्या वर्ड बोला मैंने? इनफाइनाइट सिमिली वेरी स्मॉल या इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल। वैसे इनफाइनाइट सिमिली का मतलब ही होता है वेरी वेरी स्मॉल। तो ये एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है। और याद रखना है आपको, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है सर जी, ये स्केलर है तो दोनों ही एंगल फाइनाइट वैल्यू थीटा की हमेशा स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे और इनफाइनाइट सिमिल वैल्यू हमेशा वेक्टर क्वांटिटी अज्यूम करेंगे। अब आपके मन में आ रहा है ऐसा क्यों, एक्सप्लेन करो। तो मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, एटलीस्ट आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि एक इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल है, मतलब बहुत छोटू सा एंगल है, पर उसको मैंने वेक्टर बोल दिया, पर यहाँ पे ये जो फाइनाइट वैल्यू है ये स्केलर है। तो ये आप लोग ट्राई करो आंसर ढूंढने का। अगर आपको आंसर मिलता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि अच्छा इसका आंसर ऐसे आएगा। इन केस अगर मुझे आंसर नहीं मिला कमेंट सेक्शन में, तो नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत में इसका आंसर आपको दे दूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही क्वांटिटी है, बस एक छोटा एंगल और एक बड़ा एंगल है, पर एक वेक्टर है और एक स्केलर है। तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा है मैंने आप लोग से, तो ये एज अ होमवर्क ले लो आप लोग। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। कैसे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, ये कहां मिल रहा है एंगल? तो ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग, ये रेडियस वेक्टर और ये रेडियस वेक्टर, देखो पार्टिकल घूम रहा है, एरो बना दो ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। पार्टिकल घूम रहा है, पार्टिकल घूम रहा है, ये पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहा है, उसको आर्क लेंथ बोलते हैं, सबको मालूम है। पर क्योंकि ये पार्टिकल यहां से यहां गया है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है। मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, आप यहां से यहां गए, आप बॉडी हो, आपके अंदर के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तो वहां पे अगर पार्टिकल्स छोटे हैं उनका डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा सा होगा। यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है ये, जिसको मैं ऑलमोस्ट डिस्टेंस कंसीडर करता हूं। ऑलमोस्ट डिस्टेंस याद रखेंगे, ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी कंसीडर करते हैं कभी कभी। अब डिस्प्लेसमेंट है इसलिए मैंने इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल दिया। ये डिस्प्लेसमेंट है लीनियर, यहां पे क्या एंगल बनेगा? डेल्टा थीटा, थीटा नहीं डेल्टा थीटा, क्योंकि ज्यादा दूर गया नहीं तो एंगल भी छोटा बनेगा। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा बना और यहाँ पे डेल्टा एस बना। अब मुझे यहाँ पे डेफिनेशन बनाना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? ये एंगल किसने बनाया? तो अब ध्यान से देखोगे, पहले यहाँ पे था आपका सी ए, अब पहुंच गया वो सी बी पे, मतलब ये पहले यहां था अब यहां पहुंच गया, मतलब एंगल किसने बनाया? एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर, एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर। और वो एंगल बनाने के लिए कुछ टाइम भी तो लगा होगा यार, यहां से यहां जाने के लिए टाइम भी तो लगता है। तो क्या बोलूंगा मैं? एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल बना दिया, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, द एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर in a given interval of time, in a given interval of time,
गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना एंगल रेडियस वेक्टर ने बना दिया, उसी को मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं। अब मैं चाहता हूं कि ये एंगल की वैल्यू निकालूं, कहां से निकालूंगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंगल का, दैट इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में एंगल अगेंस्ट मेजरमेंट टॉपिक में भी स्टडी किया रहेगा। एंगल निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। मैं tan थीटा से भी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वाले फॉर्मूले से भी ये आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूं, पर यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, दैट इज एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यहाँ पे अगर चेक करेंगे आप तो आपका एंगल क्या है, डेल्ट थीटा, और आपका आर्क लेंथ कितना है, ये आपका आर्क लेंथ है ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है, डेल्ट एस अपॉन रेडियस। देखो रेडियस में एक काम करता हूं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसलिए मैं इसको सिर्फ आर लेता हूं अभी के लिए, आर। और फाइनली ये आपको आंसर देगा थीटा निकालने का। और अगर आपको यहां से डेल्ट एस चाहिए, डेल्ट एस, तो ये आपको आंसर आएगा आर इंटू डेल्ट थीटा। अगर आप लोग यहां से डेल्ट डेल्ट हटा के देखते हैं तो ये सेम फॉर्मूला बनेगा जो आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, दैट इज एस इज इक्वल टू आर थीटा। और जहां तक मुझे लगता है 10th स्टैंडर्ड में मेंसुरेशन चैप्टर्स में भी ये फॉर्मूले यूज हुए, तो ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है मुझे लगता है। और आप लोग को भी अभी धीरे धीरे थोड़ी सी क्लैरिटी बन रही होगी कि एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं हम। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई, द एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। और एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो एंगल आपने यहाँ पे क्या ले लिया, डेल्ट थीटा। आर्क लेंथ क्या दिख रहा है आपको, ये आपका आर्क लेंथ हो गया। उसके बाद रेडियस क्या है, आर। पुट करके मैंने यहां से डेल्ट एस निकाल लिया, और ये सिमिलर फॉर्मूला दिखता है जो आप लोगों ने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा होगा। तो कुछ नया नहीं पढ़ा हम लोगों ने। यहाँ पे 2 चीजें और इंपॉर्टेंट है, एक यूनिट और एक डायमेंशन। तो अगर थीटा की यूनिट बोलूं मैं, आपके हिसाब से क्या आनी चाहिए, थीटा मतलब एंगल, आप लोग बोलोगे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। डिग्री है, आंसर इज नो। डिग्री इज नॉट SI यूनिट, इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ SI यूनिट, याद रखना है आप लोग को। तो SI यूनिट की बात करूं तो क्या लिखना चाहिए मुझे, SI यूनिट होती है थीटा की रेडियन, जिसको शॉर्ट में आप रैड भी लिखते हो, ठीक है। अब जिसको नहीं मालूम है रेडियन क्या होता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैथमेटिक्स में आपको मालूम होगा 180 डिग्री की वैल्यू पाई रेडियन होती है। एक काम करो, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो। यहां पे 2 से डिवाइड करूंगा, ये पाई बाय 2, ये कितना हो जाएगा 90। देखा हुआ लग रहा है। एक काम करो, इसी को 4 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा पाई बाय 4। यहां पे 4 से डिवाइड करना है तो यहां पे भी करना पड़ेगा, मैथ्स का रूल है। तो ये कितना हो जाएगा 45। ऐसे ही आप लोग एक बार 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री। और फाइनली एक ऊपर लिख देता हूं मैं, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है। यहां पे आप लोग 6 से डिवाइड करो, यहां से 6 डिवाइड करोगे तो हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। यहां पे 6 से करोगे तो 30 डिग्री। देखी हुई चीज लग रही है। तो बेसिकली मैंने कन्वर्ट कर लिया डिग्री को रेडियन में, और ये रेडियन आपकी यूनिट है। कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है, याद रखना है आपको। अब बात करते हैं यहां पे डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप HSC बोर्ड से हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो, तो मुझे मालूम है कि आपकी जो स्कूलिंग हुई है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से हुई है, दैट इज SSC। तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हम लोगों के लिए चीजों को समझना, पर मैं कोशिश कर रहा हूं आपको जितना इजी हो सके उतने अच्छे से समझाने का। ध्यान से देखना, डायमेंशन कैसे निकालते हैं। डायमेंशन चाहिए किसका, इसका। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने बार का साइन भी दे दिया। तो यहाँ पे मैं, आप थीटा लिख सकते हो, डेल्ट थीटा लिख सकते हो, आपको जो लिखना लिख सकते हो, दोनों की मीनिंग वही है, बस एक स्केलर है और एक वेक्टर है। तो मैं पे थीटा लिख देता हूं, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूनिट चेक करते हैं। यूनिट लिखने के लिए मेरे को पहले LMT लिखना पड़ेगा। अब LMT तो लिख दिया मैंने। अब लेंथ की यूनिट होती है मीटर, जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। लेंथ की यूनिट मीटर, मास की केजी, टाइम की सेकेंड। आपके यूनिट में प्रेजेंट होनी चाहिए वो चीज। तो यूनिट आपकी तो रेडियन है।
ना मीटर है, ना किलोग्राम है, ना सेकंड है, मतलब 0 0 0। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। याद रखेंगे, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है आप लोगों को, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यूनिट है कि नहीं है? यूनिट है सर, पर क्या नहीं है? डायमेंशन है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये चीजें पढ़ लें आप, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बोर्ड में सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ना, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए पढ़ना, क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड था जहां पे आप अपने मार्क्स को, अपने आप को एनहांस कर सकते थे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो इसको जल्दी जल्दी लिख लो, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन आपको पेपर 1 में ऑलमोस्ट हर जगह पे दिखे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, अगर आप लोग एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको लीनियर मोशन के बारे में थोड़ा सा तो नॉलेज है, तो कंपेयर करके हम लोग एंगुलर मोशन के फॉर्मुलेस को भी खाली फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन में आप लोग डिस्प्लेसमेंट को आप लोग एस से दिखाते हो, ठीक है। पर एंगुलर मोशन की बात करूं तो एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को कैसे दिखाओगे आप लोग? एंगुलर मोशन में आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलोगे इसको। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हो, याद रखना है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी की बात करते हैं। ये कौन सी वेलोसिटी है? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोग ने बहुत बार देखा होगा, v इज इक्वल टू ds बाई dt। ds बाई dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। याद रखना है, इसकी दो मीनिंग होती है। सिंपल थ्योरेटिकल मीनिंग देखते हैं। d मतलब होता है चेंज। किसका चेंज? डिस्प्लेसमेंट का। अगर एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ रही है तो कुछ तो टाइम लगेगा ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको बोलते हैं वेलोसिटी। और दूसरा वर्ड एक बोला था मैंने, रेट ऑफ चेंज। d का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। d का मतलब है रेट ऑफ चेंज। रेट मतलब क्या? हाउ रैपिडली योर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कितनी जल्दी जल्दी आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको बोलता हूं मैं वेलोसिटी। याद रखना, कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी समझा, बस अभी कंपेयर करके एक फॉर्मूला बनाना है हम लोगों को, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी के लिए। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट नहीं करना है, ये एंगुलर वेलोसिटी है जिसको मैं इस साइन से रिप्रेजेंट करता हूं। इस साइन का नाम है, इस सिंबल का नाम है ओमेगा। याद रखेंगे हम लोग, ये ओमेगा है। तो v की जगह पे हम लोगों को ओमेगा लिखना है। डिस्प्लेसमेंट लीनियर था, यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर है। यहां पे d बाई dt है, तो बस आपको यहां पे d बाई dt लिख देना है। अगर ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, याद रखेंगे। बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप बेसिकली सिर्फ थीटा बाई टी लिख सकते थे, इसको आप s बाई टी लिख सकते थे, पर ये तो जनरल टर्म्स हो गए ना। 9th-10th में नहीं है हम लोग 12th स्टैंडर्ड में, 12th में रेट की बात करते हैं हम लोग, कितनी जल्दी जल्दी चीजें चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, सो ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी लिखो या थीटा बाई टी लिखो, बात एक ही है। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये स्केलर और जनरल फॉर्म में लिखा है मैंने। ओके, अब यहां पे इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। थीटा की यूनिट मैंने आप लोग को बताया था रेडियन होती है, तो यहां पे यूनिट क्या लिखूंगा? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, ये यूनिट किसकी है? ओमेगा की है। यहां पे मैंने बार का साइन दे दिया है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना आप लोग, ये बार का साइन है। ओमेगा इज थीटा बाई टी, दैट इज रेडियन पर सेकेंड। याद रखना है आप लोग को ये।
इसके बाद इसका अगर मैंने ये ऐसा यूनिट बता दिया आप लोग को, तो डायमेंशन बता सकते हो अभी आप। डायमेंशन देख लेते हैं, डायमेंशन किसका चाहिए, ओमेगा का। सो डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, पहले आप लोग एलएमटी लिख लोगे, एलएमटी लिखने के बाद रेडियन की जो यूनिट है, रेडियन जो खुद एक यूनिट है, उसका डायमेंशन है ही नहीं, मतलब सब 0 0 0। पर अब बात करता हूं मैं टाइम की, टाइम की यूनिट सेकेंड, और ये डिवाइड में इसको ऊपर लेके जाना होगा। क्यों? क्योंकि एलएमटी सब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। इसका मतलब अगर नीचे मैं लिखता हूं सेकेंड, तो ऊपर जाएगा तो सेकेंड रेस टू -1, मतलब टाइम का पावर आप लोग -1 लिखोगे। पर एल और एम के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेंथ की यूनिट मीटर प्रेजेंट नहीं है, मास यूनिट केजी प्रेजेंट नहीं है, नहीं है तो जीरो, नहीं है तो जीरो। ओके, सो ये आप लोगों ने डायमेंशन बता दिया किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। डेफिनेशन क्या होगी, पर डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन कैसे बनाओगे, जैसे मैंने यहां पे बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इधर क्या बोलोगे आप लोग, द रेट ऑफ और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और बेसिक फॉर्मूला क्या है, अगर मैं सिंपल मीनिंग समझाऊं आपको एक्सेलरेशन की क्या होती है, तो किसी ने अगर आपसे पूछा कि एक्सेलरेशन मतलब क्या, तो क्या बोलोगे आप, इंक्रीज इन वेलोसिटी। इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड में कुछ फर्क है, एक छोटा सा फर्क है जो सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स को मालूम है, और वो आपको एक सिंपल मीनिंग मालूम है कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। ओके, सो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिर्फ वेक्टर में हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देखते हैं, पॉजिटिव लाइन में चल रहे हो कि नेगेटिव लाइन में। डिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं है, आपको जहां चलना है चलो, मुझे खाली उस अमाउंट से, उस लेंथ से मतलब है। ओके, सो यहां पे एक्सेलरेशन की बेसिक मीनिंग अगर किसी ने पूछ लिया, या तो इंक्रीज इन स्पीड बोल दो या फिर इंक्रीज इन वेलोसिटी बोल दो, जिससे सामने वाला ये चीजें इजीली समझ जाए। तो एक्सेलरेशन मतलब मीनिंग बताया मैंने, इंक्रीज इन स्पीड या इंक्रीज इन वेलोसिटी, मतलब आपकी स्पीड या फिर वेलोसिटी चेंज हो रही है, और कोई भी चीज अगर चेंज होगी तो कुछ टाइम में चेंज होगी। इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हो गया। चेंज इन वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप लोग, डीवी, क्योंकि मैंने आपको ऊपर समझाया डी का मतलब क्या है, चेंज इन द क्वांटिटी, वहां पे क्वांटिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है वेक्टर है, तो बार का साइन बता दो और ये भी बार का साइन दिखा दो, ये आपका फॉर्मूला हो गया। कैसे बोलोगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही चीज को कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ यहाँ पे जो लीनियर टर्म्स लिखे हैं यहाँ पे आपको एंगुलर के फॉर्म में लिखने होंगे। मतलब थर्ड क्या होगा, यहां पे लिखूंगा मैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते हो, अल्फा साइन का नाम याद रखेंगे, अगर आप लोग नए हो तो ध्यान देना थोड़ा, ये अल्फा है साइन का नाम, और वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए बार का साइन दिया। तो लीनियर एक्सेलरेशन को ए बोला, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या बोलूं, लीनियर एक्सेलरेशन ए, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। यहां पे वेलोसिटी है, यहां पे क्या है, यहां पे लिखोगे आप वेलोसिटी, यहां पे कैसे दिखाऊंगा मैं, वेलोसिटी को ओमेगा से दिखाते हैं, ओमेगा वेक्टर है तो बार का साइन। ये आ गया आप लोगों को फॉर्मूला, ये आ गया आप लोगों को फॉर्मूला। इस चीज को आप आगे भी लिख सकते थे, V2 माइनस V1 अपॉन यहाँ पे T2 माइनस T1, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हो, ω2 माइनस ω1 अपॉन T2 माइनस T1, क्योंकि चेंज हो रहा है ना, क्या चेंज हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे, जैसे यहां पे लिखा है मैंने, रेट ऑफ चेंज, यहां पे चेंज हो रहा था डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पे क्या चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू
टाइम। तो यहां पे लिखने वाला हूं मैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या देगा आप लोग को? अल्फा देगा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये किसकी डेफिनेशन है? इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर ले इसको। आई होप आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि लीनियर और एंगुलर टर्म्स में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। ओके, अगर आप लोग नोट्स बना रहे तो जल्दी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। ओके, सो अब तक हम लोगों ने सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन देखी, रेडियस वेक्टर क्या होता है देखा, और उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को समझने की कोशिश की। ओके, सो अब हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखना है, दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। ओके, सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों ने अब तक जो हम लोग ने समझा है वो अच्छे से रिकैप कर लिया होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप। फर्स्ट, relationship between linear and angular quantities। ओके, तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे। क्वांटिटीज हटा के मैं यहां पे वेलोसिटी लिख देता हूं, तो शुरुआत हम लोग वेलोसिटी से ही करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग को एक चीज तो ऑलरेडी मालूम है, क्या? कि देखो अभी क्योंकि मुझे रिलेशनशिप चाहिए लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का, मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी होना चाहिए वो फॉर्मूले में और लीनियर वेलोसिटी भी होना चाहिए। शुरुआत कहां से करें? तो एक काम करते हैं, हम लोगों को जो फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है वही यूज करना होगा। मतलब सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो सकता है? S इज इक्वल टू आर थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग ने देख लिया है। इसके बाद आप लोग मुझे बताओगे कि v का एक कुछ फॉर्मूला था जो हम लोग ने देखा, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। सो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज योर लीनियर वेलोसिटी। अब एक चीज अगर चेक करेंगे हम, तो यहां पे मैं d बाई dt को हाथ ही नहीं लगा रहा हूं, d बाई dt हाथ नहीं लगाया, पर s के प्लेस पे क्या लिखना है आपको? आर थीटा। अब अगर आप एक सर्कल लोगे, इस सर्कल का रेडियस देखो आर, अगर ये इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल का और थोड़े टाइम के बाद आपका पार्टिकल यहां पहुंच जाए, ओके, पोजीशन बी, अभी भी तो ये आर होगा मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये आर ही होगा। और अगर मैं ये निकालना चाहूं, ठीक है, तो ये भी आर ही होना चाहिए। ठीक है, एक सर्कल की बात कर रहा हूं, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे दिख रहा हो आप लोग को वीडियो में, पर एक सर्कल की बात करूं तो सेंटर, अगर मैं थोड़ा और अच्छे से बनाऊं तो यहां कहीं आपका सेंटर होगा, तो ये आपका रेडियस और ये आपका रेडियस। ओके, सो दिस इज पोजीशन बी, दिस इज पोजीशन सी, और कंसीडर दिस पोजीशन एज डी। सो सबके सब एक्चुअली रेडियस ही है ना? इसका मतलब आपकी पोजीशन चेंज होने से रेडियस तो नहीं बदलेगा, या फिर रेडियस वेक्टर नहीं बदलेगा, नहीं, रेडियस की वैल्यू नहीं बदलेगी, दैट इज 2 2 2 2 2। वेक्टर की वैल्यू बदलेगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, सो यहां पे मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिया है, तो मुझे डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव लेते हो कभी भी तो आपको ये चीज तो मालूम होगी कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है? कांस्टेंट आप बाहर लेते हो, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया आपने, अब कांस्टेंट हटा दिया तो क्या बचा है? x, मतलब dx बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x आपकी वैल्यू 1 आती है, और यहाँ पे k एज इट इज ही होगा,
ओके, सो k इंटू 1 तो आपको k ही मिलेगा, करेक्ट। उसके बाद ये r यहां पे कांस्टेंट है, तो आप इस r को बाहर ले लोगे। सो अगर आप r को बाहर ले लोगे तो बचेगा क्या आपके पास, d थीटा बाय dt। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या सीखा हम लोगों ने, यह लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी। सो r इंटू ओमेगा, फाइनली आपको फॉर्मूला मिला v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। मैं यहां पे स्टार मार्क कर देता हूं इसको। लास्ट ईयर तक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट टॉपिक हुआ करता था ये, 2 से 3 मार्क के लिए आपको बोर्ड्स में पूछता था, पर इस साल से इन लोगों ने इस चीज को पोर्शन से ही हटा दिया, इसका डेरिवेशन हटा दिया। तो इसलिए मैंने सिंपली आपको 2 लाइन में करके दिखाया कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा डेरिवेशन, या फिर ये जो रिलेशन है आता कैसे है। स्टार मार्क इसलिए किया क्योंकि आगे चल के बहुत यूज होगा, तो आपको याद रखना है v इज योर लीनियर वेलोसिटी, v इज योर लीनियर वेलोसिटी, r क्या है आपका, रेडियस, और किससे मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, एंगुलर वेलोसिटी से। सो ये चीज आपका फॉर्मूला बन गया। इस चीज को और भी चेंज कर सकते हैं, अभी के लिए मैं यहां पे रेस्ट्रिक्ट करता हूं अपने आप को। दिस इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपने लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाल लिया। ओके, अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, जहां पे मैंने वेलोसिटी वर्ड यूज किया, अब मैं एक्सेलरेशन के लिए करना चाहता हूं, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सो जैसे मैंने लीनियर वेलोसिटी से शुरुआत की रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, सिमिलरली यहां पे मैं लीनियर एक्सेलरेशन से शुरुआत कर लेता हूं। ट्राई करते हैं, देखो, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, acceleration is change in velocity upon time, either you call it change in velocity upon time or derivative of velocity with respect to time. okay, so अब फिर से आपको d by dt को हाथ नहीं लगाना है और velocity उसके जगह पे कुछ पुट करना होगा। जैसे d by dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट कुछ पुट किया, और क्या पुट किया भाई आपने, किस वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट की, s इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहां पे v को क्या पुट करूं, मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं, तो जस्ट अभी हम लोगों ने v इज इक्वल टू आर ओमेगा कैलकुलेट किया, इस वैल्यू को उसमें पुट करके देखते हैं। v के प्लेस पे लिखना है आपको आर ओमेगा। अब आपने जब इसको आर ओमेगा पुट किया, अब आपको अभी मैंने थोड़े टाइम पहले समझाया कि आपकी आर की वैल्यू सेम होती है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आपका डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और सिर्फ बचेगा आपके पास डी ओमेगा अपॉन डी टी। लीनियर एक्सेलरेशन इज लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब ये हो जाएगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फाइनली आपको फॉर्मूला क्या मिला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, या फिर आप इसको बोल सकते हो, ये रिलेशन एग्जैक्टली इसकी तरह दिख रहा है, सिर्फ आपने वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लिया, एक्सेलरेशन आ गया, ओमेगा का डेरिवेटिव ले लिया, एक्सेलरेशन आ गया, आर का नहीं लिया, नहीं, कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, तो यहां पे ये आपकी लीनियर वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, दिस इज योर रेडियस एंड फाइनली अल्फा आपका क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, सो ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। ओके, अब थोड़ा बात करते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा इन वेक्टर फॉर्म एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले मैं v इज इक्वल टू आर अल्फा का बताता हूं आप लोग को। v इज इक्वल टू आर अल्फा को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं,
सो इसको लिखेंगे वी बार, ये फर्स्ट है आपका, वी बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। ये आपका वेक्टर रिलेशन है इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। सर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर बार क्रॉस ओमेगा बार, चलेगा सर? आंसर इज नो, रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है। क्यों? यहां पे अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, मैंने यहां पे क्रॉस का साइन यूज किया है और बार का साइन भी यूज किया है। इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट है ये? स्केलर मल्टीप्लीकेशन या फिर वेक्टर मल्टीप्लीकेशन? सो ये वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। आधे लोग सोच रहे हैं व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ, उन लोगों के लिए कम्यूटेटिव लॉ आप लोगों को मालूम है 2+3 is 5, 2+3 is 5। एक काम करते हैं, ये नंबर्स के पोजीशन को चेंज कर लो आप लोग। 3+2 is also 5, मतलब 2+3 is equal to 3+2 which is equal to 5। नंबर्स की पोजीशन चेंज करने से आंसर नहीं बदला। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ इन एडिशन। अभी एडिशन की बात कर रहा हूं ना। सिमिलरली ये तो फॉर एडिशन था ना, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं दिस इज फॉर एडिशन। अब बात करता हूं कम्यूटेटिव लॉ इन मल्टीप्लीकेशन। इन मल्टीप्लीकेशन, अच्छा मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 3 करके देखते हैं। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आएगा? 6। 3 इंटू 2 भी कितना आएगा? 6। इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। नंबर्स की पोजीशन चेंज करने से आपका आंसर नहीं बदला। इसका मतलब जो कम्यूटेटिव लॉ है मल्टीप्लीकेशन के लिए भी क्या है? ट्रू है। मतलब कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन के लिए भी वैलिड है। पर जब मैं वेक्टर की बात करता हूं तो वहां पे आपके पास दो मेथड है कोई भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखना है आपको अभी के लिए, अगर आपको वेक्टर्स का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो अभी के लिए फिलहाल याद रखेंगे आप कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मतलब नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। पर वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। वेक्टर मतलब सर क्रॉस प्रोडक्ट, दे डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। मतलब क्या है सर आपका? मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये याद रखना है आपको। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर आप लोग को नहीं आता है ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं तो मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको इमेजिन करना है आपके सामने 3 एक्सिस प्रेजेंट है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस के अलोंग आपका जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर वो आई कैप होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। सो एक्स एक्सिस पे आपको अगर मैं बोलूं एक यूनिट चलना है तो आप कैसे चलोगे? 1i 2i 3i 4i। कहां तक जा रहे हो? पूरा एक्स एक्सिस ही तो है, तो xi चलोगे। कितना चलोगे? xi। तो सिमिलरली एक्स एक्सिस पे अगर आई कैप यूनिट वेक्टर है तो वाई एक्सिस पे कौन सा यूनिट वेक्टर होना चाहिए? जे कैप। मतलब 1j 2j 3j yj। ओके। जेड पे कौन सा होना चाहिए? के कैप। ओके। सो एक्स पे आई कैप, वाई पे जे कैप और जेड पे के कैप। ये यूनिट वेक्टर हो गए। ओके। अब मैं क्या करता हूं सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा रूल यूज करेंगे? इन क्रॉस प्रोडक्ट
वी यूज राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। सर राइट हैंड थंब रूल किस लिए? राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज करेंगे जो आपका जो ए क्रॉस बी लिखा है ना आपने, उसका जो आंसर आएगा उसका डायरेक्शन कहां पे होगा। ठीक है, अब मैं ए क्रॉस बी कोई एक रैंडम नंबर लिया है मैंने, आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका आंसर कितना आएगा? सो आई क्रॉस जे कितना आना चाहिए? के आना चाहिए। कैसे सर? आई मतलब ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कहां पे है, सोच के देखो। आई मतलब कहां पे है? आई मतलब, ध्यान से देखो, आई मतलब मैंने बोला आपको एक्स, जे मतलब वाई। ठीक है, याद कैसे रखना है? अब मैंने बोला कि आई क्रॉस जे आंसर आएगा आपका के, तो मैं यहां पे के लिख देता हूं और आपको समझाता हूं कैसे आया ये। कैसे आया देखो, आई मतलब एक्स डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को पॉइंट करो, जे मतलब वाई ना, अब यहां पे वाई मतलब उधर क्या करोगे? कर्ल करोगे। थंब कहां दिखा रहा है? आपकी तरफ। आया आई जे के, आई जे के बराबर है। सो ऐसे आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, जो भी आपका रिजल्ट आएगा दैट इज के कैप का डायरेक्शन कहां है? टूवर्ड्स यू। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, एक्स वाई जेड, ऐसे डायरेक्शन निकालना होता है। सर अगर मैं आई और जे की पोजीशन को चेंज कर दूं तो चेक करके देखते हैं। जे क्रॉस आई, अब जे क्रॉस आई करना पड़ेगा। पहले कौन है? जे, जे जो पहले आता है उसके डायरेक्शन में पॉइंट फिंगर करो, ये जे है। एक्स कहां पे है? एक्स मतलब देखो ना, यहां पे आई क्या है ना, एक्स तो इधर है ना भाई। वाई एक्स, वाई एक्स, वाई एक्स, जेड कहां है? दिखा रिजल्ट, यहां पे पॉजिटिव जेड, यहां पे नेगेटिव जेड। फिर से बोलता हूं, जे आई, जे आई क्या मिला? माइनस के। अरे आपकी तरफ पॉजिटिव और मेरी तरफ टूवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर, टूवर्ड्स दिस बोर्ड, माइनस जे, सॉरी जे आई माइनस के, जे आई माइनस के। इसके पहले क्या किया था? आई जे के, आई जे के। ओके, सो मैंने आई जे के किया, इस बार क्या है? जे वाई डायरेक्शन में और एक्स इधर है ना, तो फिर उधर मैंने क्या किया? कर्ल किया। फाइनली आपको क्या मिला? माइनस के, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको इसका आंसर आएगा माइनस के। और अगर आप लोग इस आंसर को थोड़ा सा नोटिस करोगे तो मैंने नंबर्स के पोजीशन को तो चेंज कर लिया, यहां पे आई जे है, यहां पे जे आई है, आंसर सेम नहीं आया। अगर एक 2 आ रहा है तो एक -2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या फॉलो नहीं करता है? क्या फॉलो नहीं करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आई होप आपको ये छोटा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो हम लोग ने अभी डिस्कशन किया रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्जाम में। ओके, सो इसको मैं रब कर देता हूं और अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब जैसे मैंने आप लोग को समझाया कि नॉर्मली मैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा ऐसे तो लिख देता हूं। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा मैंने? वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा? v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। आप अगर ओमेगा और आर का क्रॉस लोगे तो आपको v बार आना चाहिए। ठीक है, नहीं आया तो आप कुछ रॉन्ग कर रहे हो, नहीं आया तो कुछ आप रॉन्ग कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट था a इज इक्वल टू आर एल्फा। सिमिलर वे में जैसे मैंने यहां पे लिखा, आप इसको भी लिखोगे। कैसे लिखोगे? a बार इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखोगे? एल्फा बार क्रॉस आर बार।
करेक्ट। और एक फॉर्मूला हमारे पास है जो हम लोगों ने सबसे पहले और सबसे स्टार्ट में यूज किया था, अगर आप लोग को याद है तो, S इज इक्वल टू आर थीटा। S इज इक्वल टू आर थीटा। इसको कैसे लिखोगे आप लोग? अब तो आप लोग को समझ गया होगा कि आप लोग आर बार को लास्ट में लिखते हो, तो यहां पे आर बार को लास्ट में कैसे लिखोगे? थीटा बार क्रॉस आर बार, और यहां पे लिखोगे आप एस बार। तो ये फाइनली आपको आंसर आ जाएगा। सो ये वेक्टर फॉर्म में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया कैसे लिखना है आप लोगों को, ठीक है। गलती से भी आप लोग इसको थीटा क्रॉस आर मत करना, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और ये सब क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करते हैं, डॉट प्रोडक्ट फॉलो नहीं करते, याद रखना है आप लोग को ये चीज, ओके। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, दैट इज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ओके। सो अब बात करते हैं हम लोग टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझाना तो बहुत इजी होता है। तो डेफिनेशन क्या होता है इसका? द टाइम टेकन बाय सर्कुलर मोशन चैप्टर, जो पहला पार्ट है रोटेशनल डायनामिक्स का, हम लोग वो कवर कर रहे हैं, इसलिए मैं टाइम पीरियड किसका निकालूंगा? कोई भी पार्टिकल का निकालूंगा, ओके। सो द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन, या तो आप लोग रिवॉल्यूशन लिख सकते हो या फिर सर्कल लिख सकते हो, जो आपको इजी लगे। द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड निकाल रहे हो? टाइम पीरियड ऑफ दैट पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल भाई? ये वाला पार्टिकल, दैट पार्टिकल, ठीक है। सिंपल भाषा में क्या लिखा मैंने टाइम पीरियड का मतलब कोई एक पार्टिकल है, वो पोजीशन ए पे है और घूम के वापस से ए पोजीशन पे आ गया। कितना टाइम लगा इसको? हो सकता है इसको 10 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे, मुझे मतलब नहीं। उस 10 सेकंड को मैंने स्पेसिफाई कर दिया, ये आपका टाइम पीरियड है, दैट इज कैपिटल टी। एक सर्कल बनने में कितना लगा टाइम? कैपिटल टी। 2 सर्कल बनने में 2 टाइम्स कैपिटल टी। 10 सर्कल बनेंगे तो 10 टाइम्स कैपिटल टी, और n सर्कल बन गए तो n टाइम्स कैपिटल टी। सो ये होता है आपका टाइम पीरियड, ओके। सो यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये आपका सर्कल है और इस सर्कल पे एक पार्टिकल है पोजीशन ए पे, ये घूमते घूमते वापस से इसी पोजीशन पे आ गया, घूमते घूमते वापस इसी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो एक सर्कल बनने में कितना टाइम लग गया उसको? कैपिटल टी टाइम लग गया, ओके। अब मैं बात करता हूं यहां पे कि हमारे नेचर में हमारे आसपास कहीं पे मुझे टाइम पीरियड दिखता है या फिर मैं कहीं किसी चीज का टाइम पीरियड निकाल सकता हूं, तो आंसर इज यस। एग्जाम्पल के तौर पे अज्यूम करता हूं मैं ये अर्थ है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। ये अर्थ है और अर्थ किसके अराउंड घूम रहा है भाई? सन के अराउंड। अर्थ को सन के अराउंड एक सर्कल बनाने में कितना टाइम लग जाता है? अर्थ खुद के एक्सिस पे भी घूमती है, और अर्थ सन के अराउंड भी घूमती है ना। ये सन अज्यूम कर लो, तो सन के अराउंड भी तो घूम रही है। तो सन के अराउंड मतलब जो टाइम पीरियड निकालूंगा मैं, वो रिवॉल्यूशन वाला निकालूंगा। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन किसका निकाल रहा हूं भाई? अर्थ का ही निकाल रहा हूं ना। सो अर्थ को सन के अराउंड कितना टाइम लग जाता है एक सर्कल बनाने में? 1 साल लगता है ना, दैट इज 365 डेज। अच्छा, पहले साल 365, दूसरे साल 365, तीसरे साल 365, और 4th ईयर में 366 डेज लग गया। तो यहां पे तो वो रूल फॉलो हुआ नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मुझे वाले में हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आने वाला है, और लीप ईयर में जो आपका 1 ईयर है वो 365 डेज से 366 डेज हो जाता है, इसलिए हम लोग ने एवरेज ले लिया। एवरेज मतलब चारों को ऐड कर देना है आप लोग को और डिवाइड बाय 4 कर देना है। तो फाइनली आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 365.25 डेज, ठीक है। जब आपको चीजें स्पेसिफाई करके दी होंगी, मोस्टली जो स्पेसिफाई करके देता है आपको वो 365 ही देता है, ठीक है। पर जो एग्जैक्ट आंसर है इसका सॉरी,
जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो 365.25 डेज है। ठीक है, याद रखना। ये मैंने बोला रिवॉल्यूशन वाला है। रिवॉल्यूशन मतलब सन के अराउंड घूमने वाला टाइम पीरियड आपका टी रिवॉल्यूशन लिखा मैंने। पर अर्थ अपनी एक्सिस पे भी तो घूमता है, तो एक्सियल टाइम पीरियड भी हुआ। टाइम पीरियड एक्सियल, ठीक है, एक्सियल टाइम पीरियड खुद के एक्सिस पे घूमने के लिए कितना टाइम लेता है अर्थ? कितना टाइम लेगा? 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात। ठीक है, तो 12 12 12 कितना हो गया? 24 आवर्स। 24 आवर्स। सो खुद के एक्सिस पे घूमने के लिए वो 24 आवर्स लेता है एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए। हाँ, मतलब यहां से चालू किया, घूम घूम के फिर वहीं पे आ गया, तो एक सर्कल बनने में कितना टाइम लग गया? 24 आवर्स। ठीक है, सिमिलरली अर्थ यहां से चालू करता है, यहीं पे खत्म कर दिया, तो कितना दिन लगा उसको? 365 डेज? नहीं, एवरेज निकालता हूं मैं। क्या निकालता हूं? एवरेज, दैट इज 365.25 डेज। ठीक है, जिसको आप लोग 1 ईयर भी बोलते हो। ये टाइम पीरियड ऑफ अर्थ लिखा मैंने। ये दोनों जो आंसर लिखे हैं मैंने, ये अर्थ के लिए स्पेसिफाई किए। ठीक है, अर्थ। ऐसे आप लोग टाइम पीरियड ऑफ मून भी तो बता सकते हो। टाइम पीरियड ऑफ मून कितना होता है? 26 डेज, 27 डेज, 28 डेज टाइम पीरियड। मून भी तो है। मून अर्थ के अराउंड भी तो घूमता है ऐसे, है ना? मून भी तो घूम रहा है, तो मून को सन के अराउंड, सॉरी, मून को अर्थ के अराउंड घूमने में या फिर एक सर्कल बनाने में कितना टाइम लगता है? वैसे 27 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। ठीक है, हम लोग 28 डेज लेंगे। यहां पे कितना लेने वाले हैं? 28 डेज। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 28 डेज। तो ये टाइम पीरियड लिखा मैंने किसका? किसका टाइम पीरियड लिखा मैंने यहाँ पे? टाइम पीरियड ऑफ मून का। तो सिर्फ इतने ही टाइम पीरियड है? आंसर इज नो। आपकी घड़ी, आप जो हैंड वॉच पहनते हो, ठीक है, रिस्ट वॉच, सॉरी रिस्ट वॉच, या फिर जो वॉल क्लॉक होती है वहां पे, तो वहां पे आप देखोगे कि आपके पास 3 पॉइंटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेकेंड्स हैंड क्लॉक, मिनट हैंड क्लॉक, ठीक है, और आवर हैंड क्लॉक। इस पे मत जाओ, ठीक है। वापस से आता हूं। सबसे पहले बोला मैंने फॉर सेकेंड्स हैंड क्लॉक, सेकेंड्स हैंड क्लॉक, सेकेंड्स हैंड क्लॉक की बात कर रहा हूं मैं। मतलब सेकेंड्स हैंड क्लॉक एक सर्कल बनाने में कितना टाइम लेगा? टाइम पीरियड फॉर सेकेंड्स हैंड क्लॉक। सेकेंड्स हैंड क्लॉक मतलब क्या सर? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। कितना टाइम लगा एक सर्कल बनाने में? 60 सेकेंड्स, राइट? सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखना है मुझे? फॉर मिनट हैंड क्लॉक, मिनट हैंड क्लॉक। मिनट हैंड क्लॉक कितना लेगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स। कितना लेगा? 60 मिनट्स। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टाइम पीरियड फॉर मिनट हैंड क्लॉक कितना होता है भाई? 60 मिनट्स। अब ध्यान से देखो, 60 मिनट्स को ऐसा लिख सकता हूं मैं, 60 इंटू 1 मिनट। अरे 61 जा 60 हो गया ना, 61 जा 60, यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। 60 को मैंने हाथ ही नहीं लगाया। 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है? 60 सेकेंड्स। तो 60 इंटू 60 आता है 3600 सेकेंड्स। सो एक घंटे में कितने सेकेंड्स हो गए? 3600 सेकेंड्स। और मिनट हैंड क्लॉक के लिए मैंने टाइम पीरियड निकाला, मतलब आपका मिनट हैंड क्लॉक एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा? 3600 सेकेंड्स, राइट। थर्ड वन है फॉर आवर हैंड क्लॉक, आवर हैंड क्लॉक। आवर हैंड क्लॉक मतलब वो घंटे वाली सुई ना? खुशी हुई सुन के? अच्छा देखो, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, ऐसे यहां तक 3 आवर, फिर 6 आवर, 9 आवर, 12 आवर्स। देखो 12 घंटा दिन, 12 घंटे रात, ये मुझे समझ में आ रहा है। मैं बात करूं खाली एक सर्कल बनने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो एक सर्कल बनने के लिए टाइम पीरियड फॉर आवर हैंड क्लॉक कितना होता है? 12 आवर्स। ठीक है, 12 को वैसे ही रखा है, इसको लिख लू 1 आवर, जैसे मैंने ऊपर किया।
जैसे 60 मिनट्स को मैंने 60 इंटू 1 मिनट कर लिया, वैसे 12 आवर्स को मैंने 12 इंटू 1 आवर कर दिया। देखो 12 इंटू 1, 12 वन जा 12 आ गया और आर को कॉपी कर दिया, ज्यादा कुछ किया नहीं मैंने। 12 को आप कुछ नहीं करोगे, 1 आवर का मतलब कितना होता है, 1 आवर में कितने, अरे देखो ना यहाँ पे 60 मिनट्स मतलब कितना होता है, 1 आवर तो होता है, 1 आवर हुआ ना, तो 60 मिनट्स लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और 60 मिनट्स की वैल्यू आप लोग ने ऑलरेडी निकाल ली है, 12 इंटू 3600 सेकेंड्स, राइट। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो आपको आंसर आएगा 43,200 सेकेंड्स, मतलब 43200 सेकेंड्स। तो ये आप लोगों ने टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल ली, सेकेंड्स हैंड क्लॉक के लिए, मिनट हैंड क्लॉक के लिए और आवर हैंड क्लॉक के लिए। एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल होगा इसके ऊपर, अगर आप लोग आगे करेंगे, उसमें आपको ये सब वैल्यू नहीं गिवन होगी, वो सीधा बोल देंगे कि आपके पास मिनट हैंड क्लॉक है, उसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है, आपको उसका ओमेगा बताना है। क्या बताना है? ओमेगा। तो वो भी अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आपको ये करना है। आई होप आप लोग ये समझ चुके हो अच्छे से। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की, ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोगों ने देखा टाइम पीरियड क्या होता है, अब उसके बाद देखेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या बोलना है मुझे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को इस चैप्टर में मैं स्मॉल एफ से दिखा दे रहा हूं, ठीक है, कोई वांदा नहीं है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, टाइम पीरियड मतलब क्या समझ में आपको, एक सर्कल बनने में कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल टी। एक सर्कल बनने में कितना टाइम लग गया, कैपिटल टी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब रेपिटेशंस ना, ठीक है, एक चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। पर यहां पे मुझे फ्रीक्वेंसी, फिजिक्स की भाषा में फ्रीक्वेंसी जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो करते हैं 1 सेकेंड में। क्या? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में पार्टिकल ने कितने सर्कल बना लिए, 1 सेकेंड में पार्टिकल ने कितने सर्कल्स फॉर्म कर लिए, उसको मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पार्टिकल, हिंदी मीडियम से अगर आप लोगों तो आपको आपने सुना होगा बारंबारता, ठीक है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी का बेसिक मीनिंग क्या है कि एक चीज अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रही है, पर कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, वही होगा आपका फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेशन कैसे बोलूंगा मैं, डेफिनेशन है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। ओके, सो यहां पे मैं लिख लेता हूं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ revolutions of particle, number of revolution of particle in 1 second, number of revolutions of a particle in 1 second। ओके, सो यहां पे अगर मैं इसका यूनिट लिखने जाऊं, यूनिट क्या लिखना चाहिए मुझे, यूनिट आएगी इसकी हर्ट्स, ठीक है, सिर्फ हर्ट्स आएगी नहीं, एक और यूनिट है इसकी सीपीएस, साइकिल्स पर सेकेंड। पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना साइकिल बना, इसी को और थोड़ा लिख सकता हूं मैं, आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। और एक और चीज है, सिर्फ मैं पर सेकेंड भी बोलता हूं, पर सेकेंड। तो ये इसकी यूनिट हो गई, ये इसकी यूनिट हो गई। अभी टाइम, ये फ्रीक्वेंसी और ये टाइम पीरियड में एक रिलेशन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या है वो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड, यहाँ पे देखो मैंने टाइम पीरियड तो लिख लिया, टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स ना। और इसका अगर मैं डायमेंशन निकालना चाहूं टी का, तो T1 ही होगा ना, डायमेंशन T1 ही होगा, L और M तो 0 होगा ना। लेंथ मतलब मीटर, मीटर प्रेजेंट नहीं है, मास मतलब केजी भी प्रेजेंट नहीं है, खाली टाइम प्रेजेंट है। पर फ्रीक्वेंसी के अगर मैं बोलूं डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सिर्फ ये T⁻⁻1 आएगा, ठीक है। और यहां पे ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ओके, सो अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया है तो थोड़े से हम लोग इसके और रिजल्ट्स देख लेते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आने वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड्स में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, सिर्फ थ्योरी नहीं आएगी। ओके, सो आगे के जब सेशंस आएंगे उसमें हम डेरिवेशंस भी देखेंगे, तो डेरिवेशंस में छोटी छोटी स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो अब मैं बात करता हूं आप लोग के सामने, जैसे मैंने एक फॉर्मूला देखा, फर्स्ट V इज इक्वल टू आर ओमेगा,
V इज इक्वल टू आर ओमेगा। एक काम करते हैं, ओके सो अब हम बात करेंगे कि इन फॉर्मूले से रिलेटेड और चीजें क्या हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग अभी जो पहले पढ़ चुके हैं उसको कंबाइन करके कुछ अलग अलग फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पहले बात करेंगे हम लोग ओमेगा की। ओमेगा का बेसिक फॉर्मूला क्या होता था? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां पे एक मैं पार्टिकल अज्यूम करता हूं। देखो एक सर्कल है ये, ठीक है, ये पोजीशन ए है। ये पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, यहीं पे खत्म किया। कितना एंगल बना होगा? एक सर्कल में कितना एंगल बन सकता है मैक्स टू मैक्स? 360 डिग्री। कितना बन सकता है? 360 डिग्री। पर मुझे 360 डिग्री के फॉर्म में नहीं लिखना है, किसमें लिखना है? 2 पाई। ओके, और अगर इसने एक सर्कल कंप्लीट किया, ये जो टाइम है ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड में बदल जाएगा, ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड में बदल जाएगा। सो स्मॉल टी को कैपिटल टी पुट करना है आप लोगों को, और थीटा को 2 पाई। तो ये ओमेगा का फॉर्मूला क्या बनेगा? ओमेगा बन जाएगा आपका 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी। ओके, सो अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि ये जो टी है वो 1 अपॉन टी है। देखो 1 अपॉन टी, अगर ये 1 अपॉन टी है तो 1 अपॉन टी के प्लेस पे मैं एफ पुट करता हूं। तो यहां पे जो 1 अपॉन टी है उधर पुट कर दो एफ। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया आपका, ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया क्या? ओमेगा इज 2 पाई एफ। ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको सिर्फ अगर बोल दिया जाए, आपको सिर्फ अगर बोल दिया जाए कि आपके पास एक मिनट हैंड क्लॉक है, उसका एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो आप इजीली बता सकते हो क्योंकि आप लोग ने अभी स्टडी कर लिया है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड क्लॉक कितना होता है? 3600। सब यहां पे 3600 पुट करना है और आपको ओमेगा की वैल्यू निकाल लेनी है। इतना सिंपल है, पर उसके लिए आपको यह आना चाहिए। ठीक है, तो इस पे फोकस करना आप थोड़ा सा। ओके, अब मैंने ओमेगा का तो निकाल लिया यहां से। सिमिलरली अभी मेरे पास एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखोगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर ओमेगा तो निकाल लिया ना, या तो लिखो इसको 2 पाई अपॉन टी, या तो इसको लिख लो आर ऐसे ही 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। लास्ट फॉर्मूला बट नॉट द लीस्ट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर एल्फा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर एल्फा। अगर आप लोग को याद है एल्फा को क्या लिखते थे आप लोग? आर इंटू एल्फा। एल्फा होता है आपका डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी ओमेगा का क्या मतलब है? मतलब चेंज इन वेलोसिटी। एक काम करता हूं मैं, आर को एज इट इज लिखता हूं, और देखो डी ओमेगा चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखोगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं इसको डब्ल्यू एफ लिख देता हूं, और यहां पे मैं डब्ल्यू आई लिख देता हूं। टाइम भी वैसे ही होगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनली उसको मैं फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम को अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा तो फाइनल भी तो टाइम ही मिलेगा ना, इसलिए मैं उसको टाइम ही रख रहा हूं, मैंने उसमें कोई चेंजेस नहीं लाए। अब एक चीज सोचो, ओमेगा का एक फॉर्मूला मैंने 2 पाई एफ ऑलरेडी निकाल दिया है, तो ओमेगा के प्लेस पे देखो, इसमें इधर ब्रैकेट जरूर लगाना आप लोग, ठीक है, ब्रैकेट है यहां पे। अब आर को आप ऐसे ही रखो, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? देखो 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, यहां पे भी तो 2 पाई एफ है ना? 2 पाई एफ दिख रहा है आप लोग को? ओमेगा के प्लेस पे पुट किया है मैंने, 2 पाई एफ, माइनस लगा दो, और अपॉन में है टाइम। अब ओमेगा फाइनल है तो ये भी फ्रीक्वेंसी आपकी फाइनल, ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी फाइनल और इनिशियल के बदले 2 और 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है। तो फाइनली आपको जो आंसर आएगा, 2 पाई यहां से कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 2 पाई आर, अपॉन में है टी, और ब्रैकेट में आप लिखोगे F2 माइनस F1। तो ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, ये आ गया एक्सेलरेशन। मैंने फाइनल फ्रीक्वेंसी के बदले 2 लिख दिया और इनिशियल फ्रीक्वेंसी के बदले 1 लिख दिया। तो ये पूरा डिस्कस किया हम लोगों ने। अभी से जो चीजें चालू होंगी उसमें बेसिक नीड्स क्या है उसके बारे में डिस्कशन किया हम लोगों ने। ओके, अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा बैंकिंग ऑफ रोड्स पे।
वो आएगा बैंकिंग ऑफ रोड्स पे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स के टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए हम लोग अपना जो एक क्लास है यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत हेल्पफुल है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए और आपके किसी फ्रेंड के लिए, तो इस वीडियो को आप उसके साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने जो सजेशंस है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इससे हम लोगों को इस चैनल को ग्रो करने में और ज्यादा हेल्प मिलेगी। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप अगर इस वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे थोड़ा हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, जिसके वजह से हम लोग और आगे अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, दैट इज ऑन इन नेक्स्ट लेक्चर ऑन बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, थैंक यू ऑल, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।